हमने पहले पार्ट में यहाँ तक की कर लिया था, ठीक है। 1976 ट्रैफिक की स्थापना जब हुई थी। अब हम जीव भू रासायनिक चक्र पढ़ेंगे। तो पहला है नाइट्रोजन चक्र, जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन चक्र में ना, जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य की बात क्या होती है, मनुष्य वहीं फिर सब्जी और फल होते हैं। तो फिर नाइट्रेट जैसे NO2 और NO3 होता है। जो NO2 और NO3 होता है ना, उनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन से यूरिया बनता है यानी अपशिष्ट पदार्थ, उससे मूत्र यानी यूरिया होता है। फिर ऊपर फिर क्या होता है कि अमोनीकारक पदार्थ बनते हैं। अमोनीकारक कारक क्या होता है, जैसे NH3, फिर NH3 NO2 और NO3 आ जाता है, जो स्ट्रिंगल पे होता है। अमोनीकारक जो होते हैं उसमें अमोनीकारकी जीवाणु यानी क्लासिस स्ट्रेन होते हैं। और जो ये जो पदार्थ होते हैं NO2 NO3 NH3, ये नाइट्रिक कण होते हैं। तो उसके है ना 5 पार्ट कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है कि है ना, नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल में ना 78% में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो पहले क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है यानी N2 फिक्सेशन होता है। तो इसमें NO2 NO3 ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं नाइट्रेट होते हैं। अब जो है ना, जो फ्रिक्शन होता है ना, पहले जीवाणु होते हैं। जीवाणु कैसे, राइबोसोम जीवाणु होते हैं। जीवाणु कैसे करते हैं, ये राइजोसियम या फिर एक्सोबेटम होते हैं, या फिर नील हरी शैवाल नॉनस्टक एम्बिना होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्या होते हैं, अमोनीकारक होते हैं। अमोनीकारक यानी अमोनीकारक के जीव क्लासिडियन, जिसमें देखो अमोनीकारक में होते हैं जैसे यूरिया, ये हमने देख लिया कि NO2 NO3 प्रोटीन बनाते हैं, फिर यूरिया बनता है, फिर मूत्र और फिर ये यूरिया बन जाता है। और इसमें पदार्थ होता है ना, ये अमोनीकरण होता है। अब अमोनीकरण के बाद थर्ड जो प्रोसेस होती है ना, वो नाइट्रीकरण की होती है, जिसमें NO3 NO2 और NO3 शामिल होते हैं। जो चौथी प्रक्रिया होती है वो विनाइट्रीकरण की होती है। विनाइट्रीकरण जब NO2 वायुमंडल में होता है तो विनाइट्रीकरण जीवाणु यानी एक्यू डोमोनास होता है, इसकी मोनोडाइस होता है, मोनास होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। जो नाइट्रोजन चक्र होता है ना, तो ये देखो पहले में क्या होता है, पहला प्रोसेस जो होता है वो Na2 या NO3 बनने का होता है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, फिर क्योंकि वो जैविक स्थिरीकरण होता है। उसके बाद है ना, जिसमें राइबोसोम नॉनस्टॉक एनेबिना और एक्सोमीटर होते हैं। और सेकंड पर्सन बिजली चमकने से होता है, औद्योगिक रूप में होता है। अब फिर उसके बाद प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के बाद यूरिया बनता है। यूरिकरण में सेकंड प्रोसेस होती है अमोनीकरण की। अमोनीकरण में क्या होता है, उदाहरण के लिए क्लास्ट्रीडियम जीवाणु, ठीक है। उसके बाद होता है NH3 और NO2 इसमें थर्ड प्रोसेसर होती है, उदाहरण के लिए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रीकरण के उदाहरण देखिए तो हम नाइट्रोसोमोनास जीवाणु बनता है, और फिर नाइट्रोबैक्टर जीवाणु बनता है थर्ड पे, मतलब इसी का थर्ड का सेकेंड प्रोसेसर है। उसके बाद होता है NO3 बन गया। उसके बाद होता है N2 में क्या होता है, विनाइट्रीकरण होता है। विनाइट्रीकरण में जैसे उदाहरण स्क्यू डोनामास जीवाणु बन जाता है। अब हम जल चक्र देते, तो जल चक्र में क्या होता है, तालाब का जल मान लिया हमने, ठीक है। तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो जल गर्म होके ऊपर जा रहा है, जल गर्म होके ऊपर जा रहा है, जल चक्र में ऊपर जा रहा है बादल के पास, ठीक है। फिर यहीं से क्या हो रहा है कि ना आर्द्रता ग्राहिक नाभिक बन रहे हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा और जो छोटे छोटे से होते हैं ना, धूल के कण, राख, है ना, ये जो रहता है ना, ये ना आर्द्रता ग्रहण करते हैं हमारे नेचर से, जो भी नमी होती है वो सोख लेते हैं और यही जाके बादल में
समझ आते हैं। आर्द्रता ग्राही पदार्थ होते हैं, अब है ना ये जब ओवरलोड हो जाते हैं, ठीक है, तब ये वर्षा करा देते हैं। इसे वो क्या कहा जाता है, जल चक्र। उसके जैसे कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, कृत्रिम वर्षा में क्या होता है, AgI यानी आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, जिससे आर्द्रता ग्राही पदार्थ बनते हैं, ठीक है। BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैविक ऑक्सीजन मांग। पानी में मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू मल, मृत शरीर आदि पानी में मिल जाते हैं। पानी में रहने वाले जीवों में मछली या जैसे मछली हुआ, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मछली को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी कारण पानी में ऑक्सीकृत घुलित अवस्था में पाई जाने वाली O2 को ही DO यानी डिसलाउडेड ऑक्सीजन कहा जाता है, ठीक है। ये डिस ऑक्सीजन कहा जाता है, ओके। जो जो मछली जैसे जीव जो रहेंगे वो पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो उस वाली ऑक्सीजन को क्या कहा जाएगा, डिसलाउडेड ऑक्सीजन कहते हैं। जब पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका अपघटन करने के लिए वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पानी में आकार इसका अपघटन शुरू कर देते हैं। जब पानी में कार्बन पदार्थ मतलब जो होते हैं ना कार्बन पदार्थ, उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो इनका अपघटन करने के लिए जो वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो पानी में आकर इसका अपघटन शुरू कर देना। फिर उसके बाद इस क्रिया में बैक्टीरिया को O2 की आवश्यकता होती है यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वही वाली ऑक्सीजन यूज़ होगी। 1 लीटर पानी में कार्बन पदार्थों के अपघटन के लिए O2 की जितनी मात्रा की आवश्यकता हो या मांग होती है, उसी मांग को BOD कहा जाता है। BOD के द्वारा ही जल प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, ओके। अब ये डायग्राम दे रखा है, ये DO वाटर, फिर इसी से क्या बनता है, BOD वाटर। इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अपघटित होंगे, पानी में जीवाणु को मिलेगा, है ना, पानी में जीवाणु रहेंगे तो जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो अगर उसके अपघटन की प्रक्रिया होगी तो ये ऐसी प्रोसेस होगी, ये अपने ऊपर देखा था। अब BOD इसमें 1 से लेकर 2 तक mg या लीटर में प्रति, इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा जल होता है। फिर 3 से 5 में जो होता है वो अच्छा जल होता है। फिर 6 से 9 mg या L इसमें प्रदूषित जल होता है। 10 से ज़्यादा होगा तो अति प्रदूषित है। 200 से लेकर 400 तक सीवेज यानी जो गंदे नाले का पानी होता है ना, उस टाइप का। और 800 पे है तो वो डेयरी उद्योग का है। 60,000 के ऊपर का है तो वो अल्कोहल से रिलेटेड वाला पानी है। किसी पानी की BOD जितना ज़्यादा होगी वो पानी में उतनी ही प्रदूषित कहलाएगी। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। BOD जो होता है वो केवल कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में काम आता है, जबकि यदि पानी में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित हो तो उसके अपघटन के लिए रासायनिक पदार्थ यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। यह रसायन न केवल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करता है बल्कि इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी करता है। अकार्बनिक ये क्या करता है, जो रसायन होते हैं ना वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों का अपघटन करता है, जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो केवल कार्बनिक पदार्थों का ही अपघटन करते हैं। BOD की तुलना में COD ज़्यादा होगी। COD की परिभाषा क्या है, 1 लीटर पानी में कार्बनिक और प्लस अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए रसायन के द्वारा OT की मांग CO2 कहलाती है। 1 लीटर पानी में उसमें जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जो रसायन के द्वारा O2 की जो मांग की जाती है ना उसी को क्या कहा जाता है, COD कहा जाता है। अब क्या है, अल्ट्रा वायलेट। ये क्या होता है, जो A होता है ना ये लाभदायक होता है, जिससे क्या होता है ओजोन के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। फिर B जो होती है ना वो हानिकारक होती है, ओजोन के द्वारा अपूर्ण अवशोषित, ओजोन अवशोषित के लिए अपूर्ण अवशोषित। इससे क्या होता है, कैंसर, त्वचा रोग होते हैं। फिर अत्यधिक हानिकारक यानी क्या होती है,
कौन सी? सी वाली। ओजोन के द्वारा पूर्ण अवशोषित उत्परिवर्तनवाद होती है। जिस प्रकार ठंडे प्रदेशों में कांच के बॉक्स के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदूषित होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ अगर कांच का घर बनाए तो वहाँ पे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, प्रदूषित होता है। उसी प्रकार प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में भी देखने को मिलता है। ओके, जब भी पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे यानी ए वाली तरंगें प्रवेश करती तो इसका उपयोग पृथ्वी द्वारा कर लेता है, यानी ए होगी तो पृथ्वी उपयोग कर लेगी। उसके बाद पृथ्वी में इनके उपयोग के बाद ऊष्मीय विकिरण निकलती है जो वायुमंडल से बाहर चली जाती है। अगर इसी प्रकार होता रहेगा तो वायुमंडल में ऊर्जा को रोकने के लिए कोई स्रोत नहीं बचेगा। ठीक है, इस कारण वायुमंडल का तापमान इतना कम हो जाएगा कि उसमें जीवन संभव नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसके कारण वायुमंडल में अल्प मात्रा में कुछ ऐसी गैसें भी पाई जाती हैं जिसमें ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। क्योंकि ये गैसें अल्प मात्रा में होती हैं, इस कारण अल्प मात्रा में ऊष्मीय किरणें के द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है। ओके, वायुमंडल का तापमान इतना बढ़ जाता है कि पृथ्वी के जीवन के लिए पर्याप्त हो, यह प्रभाव मानव के लिए आवश्यक है। इन अल्प गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के दौरान मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है और ज़्यादा मात्रा में ऊष्मीय विकिरण वायुमंडल में रोकी रही है। इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी जिससे क्या होता है वैश्विक तापमान या विश्व का तापमान कहा जाएगा। यह गैसें निम्न है, कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो 60% जिम्मेदार है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर CH4 यानी मेथन गैस, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कृत्रिम ग्रीन हाउस गैस जल वाष्प। अब एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है? ये अम्लीय वर्षा, एसिड रेन है ना, अम्लीय वर्षा। जैसे कि ना पेट्रोल और डीजल, इससे क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। और फिर है ना इन दोनों से क्या होता है मिलके, तो क्या है ना सल्फर टाइप के धुएं वगैरह से। फिर NO2 NO क्या होता है? NO2 प्लस NO3, इससे क्या ये गैसीय प्रकृति के होते हैं। ये वायुमंडल में आ जाएंगे, वायुमंडल में आ जाएंगे तो जो पृथ्वी पर आएगा ना, मतलब इसके साथ मिलके वर्षा के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों जब वर्षा के साथ मिल जाएंगे ना तो ही इसे ही एसिड रेन कहा जाता है। और एसिड रेन में का pH मान कितना होता है? 5.6 से नीचे होता है। अब HO2 प्लस CO2 यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल। और ये वर्षा के साथ pH मान कितना कर देंगे? 5.6 या से 7। औद्योगिकरण के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उसके वायु में सल्फर CO2 तथा NOx की मात्रा बढ़ती जा रही है। इनकी प्रकृति कैसी होने के कारण ये वायुमंडल में आकर धूल के कणों पर जम जाते हैं। वर्षा के समय ये ऑक्सीजन जल में के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रेट अम्ल का बना लेते हैं और वर्षा के साथ साथ पृथ्वी पर आते हैं। सामान्य वर्षा में कार्बनिक अम्ल HO2, सामान्य वर्षा में कार्बनिक अम्ल H2CO3 होने के कारण सामान्य वर्षा भी अम्लीय होती है, लेकिन इसकी pH जो वैल्यू होती है ना वो 5.6 से ज़्यादा होगी। इसलिए फिर DNA को काटने वाले एंजाइम को न्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। ऐसा न्यूक्लियस एंजाइम जो DNA को एक विशिष्ट स्थान से काटे उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? जो एक विशिष्ट यानी प्रॉपर उस स्थान से काटेगा उसे क्या कहेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाया जाता है ये। अब उसके बाद क्या है? अब अगर कोई व्यक्ति बोना है हाँ,
तो उसका डीएनए या जीन वो छोटा होगा। और लंबा व्यक्ति हो तो कोशिका होगा, है ना, काटना से काटेंगे। केंद्रक में कितने सूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर डीएनए जीन में लंबा जीन है डीएनए, उसमें क्या होगा कि वांछित डीएनए का चयन किया जाएगा। वांछित डीएनए यानी जीन, फिर वांछित डीएनए में कॉपीज प्राप्त कर लेंगे तो इसे क्या कहा, डीएनए ब्लोडिंग कहा जाएगा। उसके बाद ना चयनित करेंगे, चयनित क्या करेंगे कि वांछित डीएनए खंड और उस जीन को, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा कि ना TCG स्ट्रिकिंग एंडिंग करेंगे वहाँ से, वांछित डीएनए खंड, वांछित डीएनए, है ना। उसके बाद है ना इधर ऊपर से क्या करेंगे, बैक्टीरिया में होगा ये प्रोसेस, अपन ने पहले देखा था। तो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो TCG तो होता ही है, उसके बाद EG को काट लेंगे, जिसमें करना है बैक्टीरिया में, और वहाँ से ये जो ले लेंगे वहाँ से भी काट देंगे और इधर से भी काट देंगे। फिर इसमें क्या होगा, डीएनए लिजिस किया जाएगा, उसमें जोड़ दिया जाएगा। इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, यानी पुनः संयोजन, पुनः योजक डीएनए। इसमें क्या होगा, RDNA काइमेरिक डीएनए बन जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा सर। जोड़ने वाले एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो डीएनए के खंडों को जोड़े उन्हें डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है, और इससे बनने वाले डीएनए को RDNA कहते हैं। इसी कारण बैक्टीरिया को RDNA टेक्नोलॉजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। फिर RNA के काटने पर डीएनए में स्ट्रिकिंग एंडिंग प्राप्त होती है। ऐसे सिरों को जिसमें आयोमित नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसे स्टिकिंग एंडिंग कहते हैं। प्लास्मिड यानी वह क्या फैक्ट्री की तरह कार्य करता है, ठीक है, किसकी तरह, वह क्या फैक्ट्री की तरह कार्य करता है, क्योंकि वांछित डीएनए खंड यानी जीन प्लास्मिड के ऊपर बैठकर ही एक जगह से दूसरी जगह पर आता है। अब देखो RDNA है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ, बैक्टीरिया में क्या गया है, उससे क्या होता है, पोषक का माध्यम है बैक्टीरिया। फिर इधर देखेंगे तो बैक्टीरिया हजारों बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें किया जाता है, और वांछित डीएनए खंड में किया जाता है। जब डीएनए क्लोनिंग से बहुत सारे वांछित जीन प्राप्त हो जाते हैं तो इन वांछित जीन को इच्छित जीव में डाल दिया जाता है। इन जीव को आनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जब जीव यदि वनस्पति हो तो इसे आनुवांशिक रूपांतरित वनस्पति, और यदि यह जीव जंतु हो तो इसे आनुवांशिक रूपांतरित जंतु कहते हैं। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। BT कॉटन 2002 में इंडिया में पहली GMC फसल यानी आनुवांशिक रूपांतरित कपास होता है। यह भारत की पहली आनुवांशिक रूपांतरित फसल थी, 2002 में बनाया गया था। कपास की फसल पर कांटों के लावा कैटरपिलर की वृद्धि करके जो धीरे धीरे इन फसलों को नष्ट कर देते हैं। फिर बैसिलस थ्यूरेंसिस नामक के बैक्टीरिया के द्वारा क्राई प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कीटों में लावा के लिए जहर की तरह कार्य करता है। RDNA टेक्निक के द्वारा बैक्टीरिया में से GY प्रोटीन का निर्माण करने वाले जीन में पृथक करके कपास की फसल में डाल दिया जाता है, जिससे आनुवांशिक रूपांतरित फसल प्राप्त हो जाती है, जैसे कि BT कॉटन। इस फसल के द्वारा कीटों को नष्ट करने वाले प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात फसल कीटनाशी होती है। फिर ह्यूमलिन सुअर में क्या होता है, अग्नाशय, जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, करने वाले जीन होते हैं। तो RDNA तकनीक में RDNA तकनीक में क्या होता है कि मनुष्य होता है, उसमें इंसुलिन हार्मोन होता है और जीन थेरेपी यूज़ की जा सकती है। सामान्यतः एनिमल हार्मोन
अग्नाशय की बी कोशिका से प्राप्त किया जाता है। किसकी कोशिका से? बी कोशिका से प्राप्त होता है। डायबिटीज़ के रोगियों में बी कोशिका नष्ट हो जाती है। इन व्यक्तियों में डीएनए तकनीक के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करने वाले जीन को डाल दिया जाता है, जिससे कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होने लगता है। इस इंसुलिन हार्मोन को ही ह्यूमिन कहा जाता है। सबसे पहले ह्यूमिन सूअर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले ह्यूमिन को सूअर के द्वारा प्राप्त किया गया था। जब आरडीएनए तकनीक के द्वारा बाहरी जीन डालकर रोगों का उपचार किया जाता है तो इस उपचार को जीन थेरेपी कहा जाता है। आरडीएनए तकनीक द्वारा हीमोफीलिया रोगी के अंदर जो 8वां रक्त स्कंदन कारक के निर्माण करने वाले जीन को डाल दिया जाता है तो उसमें इस कारक का निर्माण होने लगता है। अतः जीन थेरेपी के द्वारा हीमोफीलिया के साथ साथ सभी अनुवांशिक रोग जैसे वर्णधाता, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया का उपचार कर सकते हैं। रोग मॉडल क्या है? जैसे कैंसर क्या होता है? इसके कारक क्या है कैंसर के? कार्सिनोजन कारक, एग्जाम्पल विकिरण रसायन। और क्या है? ऑन्कोजीन वायरस जो मनुष्य में इंडक्टिव होता है। ऐसे जीन को कैंसर रोग पैदा करते हैं उसे ऑन्कोजीन कहा जाता है। और जिस वायरस में यह जीन पाए जाते हैं उन्हें ओनोको वायरस कहते हैं। फिर सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। किसी भी जानवर जैसे कि चूहे में आरडीएनए तकनीक के द्वारा उनको जीन डाल दिए जाते हैं तो इस जीन के द्वारा कैंसर किन चरणों में फैलता है यह ज्ञात किया जा सकता है, जिसे रोग मॉडल कहा जाता है। रोग मॉडल बनाने से यह लाभ होगा कि वह उस रोग में कैंसर के उपचार के औषधि की खोज की जा सकती है। फिर उसके बाद क्या है? इंटरफेरोन। इसमें क्या होता है? वायरस संक्रमित कोशिका जैसे होती है तो इंटरफेरोन किया जाता है। मतलब वायरस या जीवाणु को मारते नहीं हैं, वायरस को फैलने से रोक देते हैं, मतलब स्थिर कर देते हैं। सूक्ष्म बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दी जाती है और ख़त्म हो जाते हैं बैक्टीरिया। इंटरफेरोन एक ऐसी प्रोटीन से बना पदार्थ है जिसका निर्माण ऐसी कोशिका के द्वारा होता है जो वायरस से संक्रमित होती है। ये इंटरफेरोन कोशिका के बनने के बाद आसपास की कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे वायरस फैल नहीं पाता और इसे इंटरफेरोन वायरस या रेप्लिकेशन का रोक दिया जाता है। फिर वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि वायरस एक जीव है और ये कोशिका का बना होता है। इसमें कोशिका में केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए में पाया जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसी कारण से इसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। किसी भी कोशिका को जीवित रहने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है ये तत्व वायरस की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इस कारण वायरस की दूसरी कोशिकाओं में रहना पड़ता है। ऐसी कोशिकाओं को परपोषी कोशिका कहते हैं। वायरस हमेशा परपोषी कोशिकाओं में ही रह सकता है, अतः वायरस सभी को संक्रमित कर सकता है। इसके वायरस के अलावा सभी वनस्पति यानी बैक्टीरिया, फंगस, कवक आदि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर नष्ट कर देते हैं, ऐसे वायरस को जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेजस कहते हैं। और ये खत्म हो गया।